मरदम शुमारी के बारे में बात करेंगे। ईद की छुट्टियों के बाद डिजिटल मरदम शुमारी दोबारा शुरू कर दी गई है। कराची के 7 अजला में मरदम शुमारी का अमल शुरू हो गया है। मरदम शुमारी का दोबारा आगाज हो गया। बात करेंगे आजिज जमाली से। आजिज बताइएगा। जी हाँ, जैसे कि ईद की तातीलात की वजह से 21 तारीख को ये मरदम शुमारी का अमल रोक दिया गया था। 5 दिन की छुट्टियों के बाद ये आज सुबह 9 बजे से दोबारा शुरू हो गया है और जो फील्ड वर्कर्स हैं वो तमाम इस वक्त डिजिटल मरदम शुमारी के अमल में मसरूफ़ हैं और बताया ये जा रहा है कि ये इसमें चूँकि 30 अप्रैल तक गुज़श्ता रोज़ इजाफा भी कर दिया गया है। एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है वफाकी इदारा शुमारियात की जानिब से, तो 30 अप्रैल तक ये मरदम शुमारी का अमल जारी रहेगा। कराची के 7 अजला समेत मुल्क के 25 से ज़्यादा बड़े शहरों में ये 30 अप्रैल तक तोसी कर दी गई है। यहाँ पर कुछ सूरत हाल इस तरह की है कि कराची में चूँकि एक मरदम शुमारी एक मुतनाज़ा इशू भी बन चुका है, चूँकि कराची की आबादी कहा जा रहा है कम गिनती की गई है, क्योंकि अभी भी जो 20 अप्रैल पे जब वाइंड अप हुआ था तो उस वक्त के एदाद शुमार ये थे कि 1,68,00,000 से कुछ जायद अफराद को कराची में शुमार किया जा चुका था, लेकिन ये बहुत ही कम है। अब देखना ये है कि 30 अप्रैल तक एदाद शुमार क्या आते हैं, लेकिन जाहिर है कि रोज़ाना की बुनियाद पर जिस तरह मरदम शुमारी होती है उसमें कोई 1.5 से 2 लाख अफराद का इजाफा होता है, तो इन आने वाले 4 दिनों में 8 से 10 लाख अफराद का ही इजाफा हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया आजिज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको खुशामदीद कहेंगे। कराची वाले तैयार हो जाएं, जुमे से गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। कराची से कल से बूंदाबांदी का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने बारिशों से मुतालिक एडवाइजरी भी जारी कर दी है। जारी एडवाइजरी के मुताबिक मुल्क भर में 27 अप्रैल से 5 मई तक तेज बारिशों का इम्कान है। आदिया नाज से मजीद तफसीलात ले लेते हैं। बताइएगा आदिया। आदिया, तकनीकी वजूहात की बिना पर हम आपकी आवाज़ सही तरीके से नहीं सुन पा रहे हैं। आपको दोबारा कॉल करने की कोशिश करेंगे। कराची वाले तैयार हो जाए, जुमे से गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। कराची में कल से बूंदाबांदी का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने बारिशों से मुतालिक एडवाइजरी जारी कर दी है। जारी एडवाइजरी के मुताबिक मुल्क भर में 27 अप्रैल से 5 मई तक तेज़ बारिशों का इम्कान है। इस दौरान शहर भर का दर्जा हरारत जो है वो भी कम रहेगा। आदिया नाज से हमारा राब्ता हुआ है। आदिया, अगर आप हमें सुन पा रही हैं तो अपडेट कीजिएगा। जुमे से बारिशें होने जा रही हैं। बिल्कुल, कल से जो है वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का इम्कान जो है वो जाहिर किया गया है और महकमा मौसमियात का ये बताना है कि एक मगरबी सिस्टम जो है वो मुल्क में आज रात को दाखिल होगा, जिसके तहत मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो तेज बारिश का इम्कान है। कराची में ये सिस्टम दाखिल होगा तो कल से बूंदाबांदी, जबकि परसों यानी कि 28 अप्रैल से जो है वो बारिशों का सिलसिला शुरू होगा और वो सिलसिला 1 मई तक जारी रहेगा। इस दौरान कराची में जो है वो तेज बारिशों का इम्कान है, कहीं दरमियाने दर्जे की हो सकती है, कहीं हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। लेकिन गुज़श्ता रोज कुछ खबरें जो है वो गर्दिश कर रही थी कि ये शायद कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है, तो अर्बन फ्लडिंग के इसी खदशे के तहत जो है वो नदी नालों में और समंदर में जो है तो हयानी का खदशा है। इस हवाले से महकमा मौसमियात ने इन खबरों को बेबुनियाद करार दिया और उनका कहना है कि कराची में कोई बहुत ज्यादा इम्कानात नहीं है। अलबत्ता बलोचिस्तान और सिंध के वो अजला जो कि बलोचिस्तान को टच करते हैं वहाँ पर जो है वो तोयानी का इम्कानात है और वहाँ पर इदारों को जो है वो महकमा मौसमियात ने हिदायत भी जारी की है कि अलर्ट रहे, कोई भी नाखुशगवार वाक़या जो हो सकता है। इसके अलावा जो है मुल्क के वो हिस्से जहाँ पर अभी तक फसल काश्त नहीं हुई है वहाँ के हवाले से महकमा मौसमियात का बताना कि यालाबारी हो सकती है और फसलों की तबाही के इम्कानात भी हैं। जी बहुत शुक्रिया आदिया, आप हमें अपडेट कर रही थी। शहर 27 अप्रैल से 1 मई तक बारिशों का इम्कान है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कि शहर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा नहीं है, अलबत्ता कहीं तेज और कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश हो सकती है। मजीद जानेंगे आदिया नाज से। आदिया, बताइएगा। बिल्कुल, इन दिनों शहर कायद शदीद गर्मी की लपेट में है। ये गर्मी, इसका खात्मा कैसे कब मुमकिन होगा, इसके अलावा बारिशों के हवाले से भी पेशगोई की गई है। सरदार सरफराज चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरफराज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मुझे बताइएगा, बारिशें आ रही हैं कराची में, तो क्या गर्मी के बादल छटने वाले हैं? जी बिल्कुल,
کل سے آج اس کا سمجھ لیں گرمی کا آخری دن ہونا چاہیے. پچھلے 3-4 دن سے مسلسل گرمی چل رہی ہے, تو امکان یہی ہے کل بھی مطلب جزوی طور پہ ابر آلود رہے گا اور ہلکی بارش یا بوندا باندی ہو سکتی ہے کل شام کو, لیکن پرسوں سے باقاعدہ پھر بارش کا امکان ہے. 28, 29, 30 اور پھر پہلی, یعنی 4 دن جو ہوں گے 28 اپریل سے لے کے پہلی مئی تک, اس دوران میں وقفے سے رہے گی بارش, کبھی ہلکی کبھی درمیانی, اور کسی جگہ پر تھوڑی دیر کے لیے تیز اسپیل بھی ہو سکتا ہے, تیز شاورز ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ زیادہ بارش آنے سے پہلے گرد آلود ہوائیں بھی چل سکتی ہیں, یا تیز ہوائیں اس تھنڈر اسٹارم کے دوران چل سکتی ہیں. کراچی کی تو یہ صورتحال ہے. باقی سندھ میں البتہ کچھ جگہوں پر تیز اسپیل متوقع ہے, خاص کر وہ ڈسٹرکٹ جو بلوچستان کے ساتھ لگتے ہیں, جامشورو, دادو, کمبر شداد, کوٹ اور جیکب آباد, اور پھر نیچے آپ اس طرف عمر کوٹ اور بدین اور تھرپارکر اور میر پور خاص اور مٹیاری ڈسٹرکٹ, یہ جو ڈسٹرکٹس ہیں بیسکلی بلوچستان سے ہوتا ہوا اسپیل اس طرف آئے گا, تو ان ڈسٹرکٹس میں تیز اسپیل ہو سکتا ہے, اور وہاں کے جو نشیبی علاقے ہیں وہاں کچھ نہ کچھ پانی جمع ہو سکتا ہے. البتہ اربن فلڈنگ کا ایسا کوئی خدشہ نہیں ہے, کوئی اس طرح کی خدشہ نہیں ہے. اور سمندر میں تو یعنی کہ ایک افواہ بھی پھیلی ہوئی تھی, تو وہ چیز بھی نہیں ہے. سمندر میں کوئی ایسی خاص تو یعنی نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ لو پریشر ایریا ادھر عمان وغیرہ کے قریب بنے گا یا بن چکا ہے تقریباً, تو وہ موو کرتا ہوا آگے آئے گا, لیکن اس کی اتنی شدت نہیں ہے کہ سمندر میں بہت زیادہ طغیانی پیدا کرے. بس یہی اسکیٹرڈ تھنڈر اسٹارم رینز ہوں گے ود گسٹ ایونٹس. تو یہ جو کل خبریں چلی ہیں, بلکہ سوشل میڈیا پر ایک ہائپ سی کریٹ ہوگی کہ کراچی میں شاید طغیانی آ جائے گی اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا اربن فلڈنگ سے. نہیں, وہ غلط خبر تھی بالکل. اس میں کراچی میں یا سمندر میں طغیانی تو اصل میں سمندر میں آتی ہے, تو سمندر میں بھی ایسا کوئی طغیانی آنے کا خدشہ نہیں ہے. میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ جنرلی 4 سے 4 دن تک ایٹ لیسٹ یہ کلاؤڈی ویدر رہے گا, اور انٹرمیٹنٹلی وقفے سے کبھی ہلکی اور کبھی درمیانی بارش چلتی رہے گی, اور کسی جگہ پر تیز اسپیل بھی ہوگا, تھوڑی دیر کے لیے تیز اسپیل ہوگا, لیکن ایسا اس کے نتیجے میں کوئی اربن فلڈنگ کا خدشہ نہیں ہے. سندھ کی فصل تو زیادہ تر گندم کی فصل سندھ میں سے تو تقریباً لوگوں نے اٹھا لی ہے, سمیٹ لی ہے, لیکن بلوچستان کے شمالی علاقے اور اسی طرح سے شمال مشرقی علاقے اور پھر پنجاب کے جو خاص کر سینٹرل اور اپر پنجاب کے علاقے ہیں, وہاں پر میرے خیال میں گندم کی فصل ابھی کٹائی نہیں ہوئی ہے یا ہو رہی ہے کٹائی آج کل. تو وہاں کے کسانوں کو ہم نے, ہماری جو اسلام آباد آفس سے ایڈوائزری ایشو ہوئی ہے, انہوں نے ایک طرح سے وہ کیا ہے کہ آپ الرٹ رہیں اور احتیاطی تدابیر جتنی ہو سکتے ہیں کریں, کیونکہ ہیل اسٹارم اور جو تیز آندھی ہوگی وہ آپ کی فصل کو نقصان پہنچا سکتی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر. بالکل سندھ کے وہ علاقے جو کہ بلوچستان کو ٹچ کرتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ تیز بارش متوقع ہے, لیکن جو خبریں کل گردش کر رہی تھی کہ شاید کراچی میں اربن فلڈنگ آ جائے گی اور پتہ نہیں کیا نالوں کی صورتحال ہو جائے گی, تو اس کو محکمہ موسمیات نے ڈینائی کیا ہے کہ یہ خبریں جو ہیں وہ بے بنیاد تھیں, غلط خبریں پھیلائی گئیں, افواہیں تھیں. بات کریں اگر بارشوں کے حوالے سے تو یہ اسپیل تقریباً 3 سے 5 ساری رہے گا. جی, شہر قائد میں عید الفطر کی تعطیلات کے بعد سرکاری اور نجی اسکولز کھل گئے ہیں. آج سے تدریسی عمل کا آغاز ہو گیا ہے. موجیں, تفریح, سیر سپاٹوں کو بریک لگ گئی ہے. شہر قائد میں عید کی تعطیلات اختتام پذیر ہو گئی ہیں. شہر بھر کے سرکاری اور نجی اسکولز میں تعطیلات کے بعد تدریسی عمل دوبارہ شروع ہو چکا ہے. عید کی 5 روزہ تعطیلات کا کل آخری دن تھا, تاہم عید کے بعد تدریسی عمل کے پہلے روز بچوں کی حاضری کا تناسب کم رہا. عید کی تعطیلات 21 اپریل بروز جمعہ سے 25 اپریل بروز منگل تک تھیں. کورنگی 1.5 نمبر میں قائم گرین فٹ بال گراؤنڈ میں مرمت کا کام جاری ہے. گراؤنڈ کے اطراف کی دیواریں اور فٹ بال کلب کو تعمیر کروا دیا گیا ہے. محمد حماد سے مزید جانیں گے, بتائیے گا. دیکھیں, اس وقت میں موجود ہوں کورنگی 1.5 نمبر پر, اور کورنگی گرین فٹ بال گراؤنڈ کے جو ہے مناظر میں آپ کو دکھاؤں گا, جو کہ کچھ ماہ قبل جو ہے کافی خستہ حالی کا شکار تھا, لیکن اس گراؤنڈ میں جو ہے وہ انتظامیہ کی جانب سے کام کرایا گیا ہے. گراؤنڈ کی جو باؤنڈریاں ہیں اس میں جو ہے کلر کرایا گیا ہے. باؤنڈریاں جو جہاں سے ٹوٹی ہوئی تھی ان کو مرمت کیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ جو ہے لائٹس کا یہاں پہ کوئی بھی انتظام نہیں تھا, کیونکہ نائٹ میچ یہاں پر نہیں ہوتے تھے, لیکن اس کے بعد جو ہے لائٹس بھی یہاں پر لگا دی گئی ہیں. ہمارے ساتھ جو ہے کورنگی گرین فٹ بال جو کلب ہے اس کے جو کھلاڑی ہیں جو یہیں سے کھیلتے ہیں وہ موجود ہیں, ہم ان سے بات کر لیتے ہیں. آپ مجھے بتائیے گا کہ گرین فٹ بال کلب کے آپ ممبر بھی ہیں, کھلاڑی بھی ہیں, تو کتنے ٹائم بعد جو ہے اس گراؤنڈ کی جو تعمیرات کا کام شروع ہوا ہے, اور آپ کا جو کلب ہے اس کی بھی صورتحال کے حوالے سے بتائیے. السلام علیکم. پہلے ہوا تھا یہ 2010 میں, اس کے بعد اب یہ 2023 میں ہوا ہے, جس میں یہ لائٹیں بھی لگی ہیں اور یہ مرمت بھی ہوئی ہے گراؤنڈ کی, اور یہ کلر کا کام, اور یہ پیچھے ہمارا کلب بھی ٹوٹا ہوا تھا یہ بھی ہوا ہے. اور ابھی یہ ہے کہ یہاں میچ بھی ہوتے ہیں, بچے بھی کھیلتے ہیں,
जो चर्सी मवाली बैठते थे वो भी गायब हो चुके हैं अब काफ़ी हद तक। अच्छा, ग्रास नहीं है इस ग्राउंड में, हमने देखा कि मिट्टी में खेलने में कोई परेशानी होती होगी, चोट भी लगती होगी। चोट भी लगती है, गिरास की कोशिश थी लेकिन वही गिरास पहले लगी थी लेकिन वो पानी की वजह से ख़त्म हो गई। क्या पानी नहीं आता यहाँ पे? क्या पानी नहीं आता जी जी। आज देखें बिल्कुल कि हमारे साथ मौजूद हैं जो है इस ग्रीन फुटबॉल क्लब के ये खिलाड़ी हैं, यहीं से ये खेलते हैं और उनका ये कहना है कि 2010 में जो ये ग्राउंड काफ़ी खस्ताहाली का शिकार था, लेकिन उसके बाद काफ़ी बार कंप्लेन उन्होंने की, तो इसी साल जो है इसका जो है मुरम्मती काम हुआ है। दीवारें जो टूटी हुई थी उनको मुरम्मत कराई है, साथ ही साथ जो है यहाँ पे लाइट्स के पोल लगाए गए, लाइटों का काम भी जो है इस वक्त जारी है। इनका जो क्लब था ग्रीन फुटबॉल क्लब वो बदहाली का शिकार था, उसको भी जो है मुकम्मल तौर पे तैयार किया गया है और साथ ही साथ जो दीगर काम रह गए, जबकि पानी की जो है यहाँ पर फराहमी वो नहीं है, जिसकी वजह से ग्रास का काम जो शुरू नहीं किया गया। इनका ये कहना है कि इंतज़ामिया की कोशिश जारी है कि वो जो है पानी की लाइनें यहाँ पर डलवाए और जब पानी यहाँ पहुँचना शुरू होगा तो फिर ग्रास का काम भी शुरू करा दिया जाएगा। जी। शहरियों को गैस के मसाइल से छुटकारा ना मिल सका। दिन में किसी भी वक्त गैस की आंख मचोली और प्रेशर में कमी ने शहरियों की मुश्किलात कम नहीं होने दी। अख्तर कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी, खुदा की बस्ती, सुरजानी टाउन और तीसर टाउन समेत मुख्तलिफ पोश और मज़ाफ़ाती इलाके मुतासर हैं। शहरी कहते हैं कि दिन में किसी भी वक्त गैस गायब हो जाती है, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रमज़ान और ईद पर भी गैस का मसला रहा, अब भी गैस के मसाइल से दो चार हैं। सुई गैस कंपनी ने शहरियों से मीटर रेंट की मद में इजाफी रकम वसूल करना शुरू कर दी है। गैस के जायद बिल आने पर शहरी सुई सदरन गैस कंपनी के दफातर पहुंच गए हैं। खवातीन फट पड़ी हैं। बात करेंगे काविश मेमन से। काविश, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची के शहरियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। पहले बिजली के जायद बिल आ रहे थे और अब गैस के हवाले से भी मुश्किलात का सामना है। हम ये देख रहे हैं पूरा रमज़ान शहरियों को गैस की बंदिश के हवाले से मुश्किलात का सामना करना पड़ा और अब ईद ख़त्म होते ही शहरियों ने शिकायत लेकर जो है वो सुई सदन के ऑफिस पहुँच चुके हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि मीटर रेंट और फिक्स चार्जेस की मद में सुई सदरन ने 500 रुपये तक इजाफी वसूली शुरू कर दी है, जिसके बाद यहाँ खवातीन भी मौजूद हैं, लोग भी बड़ी तादाद में आ चुके हैं। इनसे बात भी करते हैं। अम्मा बताएं, इजाफी बिल आ रहे हैं, कितनी मुश्किलात हैं? इतनी मुश्किलात आ रही हैं भाई। 250 रुपये आता था, अब एकदम 2800 रुपये बिल दे दिया है। अब वो बताओ कहाँ से भरेंगे हम, इसलिए हम यहाँ पर आए आज। अरे भाई, प्रीवियस बैलेंस हम तो हर महीने बिल क्लियर करते, समझ में नहीं आ रहा प्रीवियस बैलेंस किस बात का लगा के भेज रहे हैं। और 500 रुपये अभी चार्जेस हो गए, जबकि मीटर लगाने के पैसे ले लेते, ज़बरदस्ती के 500 रुपये चार्जेस दे दिए। यहाँ शोहर का काम नहीं है, बेरोजगार है, पता नहीं क्या इन्होंने तो बिजली वालों से भी ज़्यादा लूटना शुरू हो गए। सूद समेत लूट रही है लोग हमें कि पूरे रमज़ान गैस नहीं कि 3 बजे के बाद गैस देते थे, उसके बावजूद बिल इतने भेज दिए कि 200-250 से डायरेक्ट इन्होंने 10-11 हज़ार रुपये बिल पहुंचा दिए। देखिए, हमारे बिल हर महीने पे करते हैं हम, लेकिन 3200 रुपये का हमारा बिल आया है। ये किस चीज़ के 600 रुपये 800 रुपये इन्होंने टैक्स बना के भेजे, 1400 रुपये बिल बना दिए। किस हिसाब से भेज रहे हैं ये बिल? जब हर महीने हम पे कर रहे हैं तो फिर हमारा बनता ही नहीं है ना ऐसा। हर महीने बिल क्लियर जा रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर खवातीन मौजूद है और धूप में जो है वो यहाँ पर शहरी खड़े में हैं और काफ़ी गमो गुस्से में। उनका ये कहना है कि पहले बिजली के जायद बिल आते थे और अब गैस के भी जायद बिल आना शुरू हो चुके हैं, यानी कि जिसका 200-250 रुपये बिल आता था, अब टैक्सेस लगने के बाद वो 700-800 रुपये तक पहुँच गया। जिसके बाद शहरी यहाँ पर शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पूरा रमज़ान माह सयाम में जो है वो गैस की बंदिश का सामना करना पड़ा और अब रमज़ान के बाद भी गैस तो नहीं आ रही, लेकिन जायद बिल ज़रूर आ रहे हैं, जिसके बायस यहाँ पर शहरियों को हालात का सामना है। जी, गुज़श्ता रोज़ मनोड़ा के समंदर में डूबने वाले 4 अफराद में से 2 लाशें निकाल ली गई हैं। रेस्क्यू रज़ाकार मजीद लाशों की तलाश में मसरूफ़ हैं। ईदी हुकाम के मुताबिक 15 साला अंस वल्द मोहम्मद सिद्दीक की लाश निकाली गई है। दूसरी लाश हसन वल्द अब्दुर्रहमान की निकाली गई है, जिसकी उम्र 17 साल बताई जा रही है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट गरबी की अदालत में बिलाल डिपार्टमेंटल स्टोर मालिक के खिलाफ इक़दाम कत्ल के मुकदमे की समाअत हुई। मुलजिम के वकील ने बरियत की दरख्वास्त दायर करते हुए बताया कि मुलजिम के खिलाफ वाक़े के मुकदमा 2 माह बाद दर्ज किया गया है। तफ्तीशी अफसर की पेश करदा रिपोर्ट से भी साबित हो चुका कि मुलजिम का मामले में कोई किरदार नहीं। बात करेंगे शहरियार सिद्दीकी से। शहरियार, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट में। सुरजानी टाउन थाने की हुदूद में बिलाल जनरल स्टोर के मालिक के खिलाफ इक़दाम कत्ल के मुकदमे पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट गरबी की अदालत में आज अहम समाअत हुई। वाक़े में जो नामजद मुलजिम हैं वो तो अदालत में पेश हुए, ताहम जो मुद्दई मुकदमा है बदस्तूर आज भी जो है वो कमरा अदालत से गैर हाजिर थे।
اس کے علاوہ جو ہے وہ مدعی ملزم کے وکیل کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ جو وقوع ہے وہ سال 2020 کے 11ویں مہینے کا یہ واقعہ ہے، جبکہ ملزمان کے خلاف جو FIR ہے وہ سال 2021 کے دوسرے مہینے میں درج کی گئی ہے۔ ملزمان کے وکیل ایڈوکیٹ سید سیف اللہ شاہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے پتہ کریں گے۔ شاہ صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے، کیا بتانا چاہیں گے؟ جی FIR نمبر 252 جو کہ علی حبیب کی مدعیت میں درج کرائی گئی تھی، یہ وقوع بیسیکلی نومبر 2020 کا ہے، تو تقریباً 2.5 مہینہ وقفے کے بعد اس وقوعے کو جو وہ درج کرایا گیا سرجانی PS میں انڈر سیکشن 324۔ پہلے بھی کمپلیننٹ نے جو ہے وہ 22A-B جو ہے وہ معزز عدالت میں ویسٹ کی ایڈیشنل سیشن عدالت میں جو ہے لگائی تھی، جو کہ ڈسمس ہوئی تھی۔ بیسیکلی ان کا جو ڈسپیوٹ ہے وہ پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہے، جو کہ آلریڈی ایک سول سوٹ جو ہے وہ پینڈنگ میں چل رہا ہے وہ۔ تو معزز عدالت کو ہم نے یہ بتایا کہ اس میں جن ملزمان کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اعجاز اور عابد، جو کہ ریپوٹیبل ہیں اور پاکستان کے شہری ہیں اور اپنا بلال ڈپارٹمنٹل اسٹور کے آنر ہیں، اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ جب سے مقدمہ دائر کیا ہوا ہے تو کمپلیننٹ آج تک کسی بھی ایک بھی ڈیٹ پہ عدالت کے اندر حاضر نہیں ہوا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ نامزد ملزمان کے جو وکیل ہیں ایڈوکیٹ سید سیف اللہ شاہ، وہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ جس طریقے سے عید کی تعطیلات کے بعد آج جو ہے وہ عدالتی کارروائی کا پہلا روز ہے، لہٰذا آج متعلقہ جج کے جو ہے وہ رخصت پر ہونے کے باعث اس کیس کی جو ہے وہ سماعت نہیں ہو سکی۔ آج جو ہے وہ اس کیس میں ایک نئی تاریخ دی گئی ہے، اب جو ہے وہ 10 مئی کو جو ہے وہ اس کیس کے متعلق آئندہ سماعت ہوگی۔ جی سندھ ہائی کورٹ میں MQM کارکنان کی بازیابی سے متعلق درخواستوں کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے JIT رپورٹس پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا، سیکریٹری داخلہ کو نوٹس جاری کر دیا، وفاقی حکومت سے بھی رپورٹ طلب کر لی۔ بات کریں گے بلال احمد سے، بتائیے گا بلال۔ کارکنان سید طاہر علی اور فہیم اسلام الدین کی گمشدگی سے متعلق سندھ ہائی کورٹ میں آئینی درخواستوں کی سماعت ہوئی ہے۔ جسٹس نعمت اللہ بھلپوٹو اور جسٹس شمس الدین عباسی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے ان درخواستوں کی سماعت کی۔ دوران سماعت سرکاری وکیل جبکہ گمشدہ افراد کے اہل خانہ بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ پولیس حکام کی جانب سے عدالت میں JITs سیشن کی جو رپورٹس ہیں وہ بھی پیش کی گئیں، اس کے علاوہ FTC رپورٹس بھی پیش کی گئیں، اور یہ بتایا گیا کہ 25 سے زائد JITs FTC جو سیشن ہیں وہ کیے جا چکے ہیں، لیکن اب تک جو لاپتہ افراد ہیں ان کی بازیابی میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، جس پر محفوظ یار خان جو کہ درخواست گزار کے وکیل تھے، ان کی جانب سے عدالت کو یہ بتانا تھا کہ پولیس اور دیگر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی جو رپورٹس ہیں وہ سرسری رپورٹس ہوتی ہیں اور ہمیشہ کی طرح ہی رپورٹس کو پیش کر دیا جاتا ہے عدالت میں۔ عدالت نے رپورٹس کا جائزہ لینے کے بعد ان پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ عدالت نے وفاقی سیکرٹری داخلہ کو حکم جاری کیا ہے کہ وہ وفاقی حکومت سے رپورٹس لے کر سندھ ہائی کورٹ میں جمع کرائے۔ حراستی مراکز جو KPK میں ہیں وہاں سے یہ رپورٹ کو لیا جائے اور یہ پوچھا جائے کہ کیا جو کراچی سے لاپتہ ہونے والے کارکنان MQM کے ہیں یا دیگر لاپتہ افراد ہیں وہ حراستی مراکز میں موجود ہیں یا نہیں۔ اس سلسلے میں عدالت نے IG سندھ کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ وہ لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق جو درخواستیں ہیں ان میں ذاتی طور پر دلچسپی لیں۔ SP کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ جو لاپتہ افراد کی جو کیسز ہیں ان میں خود تحقیقات کریں اور آئندہ سماعت پر یہ رپورٹس عدالت میں جمع کرائی جائیں۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ پاکستان ہوزری مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے کوارڈینیٹر جاوید بلوانی کہتے ہیں کہ عید پر 5 روز کی طویل تعطیلات نہیں ہونی چاہیے تھی۔ مزید بات کریں گے اشرف خان سے، بتائیے گا۔ طویل تعطیلات کے بعد کاروبار کا آغاز ہو گیا اور جو مسائل ہیں وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور جو صنعت کار ہو تاجر ہو پریشان ہے کیونکہ مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے۔ یہاں پہ پاکستان ہوزری مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن کے جو پیٹرن ان چیف ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جاوید بلوانی سے جانتے ہیں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں، عید کی طویل تعطیلات کے بعد سب کھل گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے گزار دیا اور پورے پاکستان میں کوئی ایسا انسیڈنٹ بھی نہیں ہوا بڑا، اور کوئی یہاں لوگ ڈر رہے تھے، اور اللہ کا رب العالمین کا بڑا کرم رہا اور بہت دعائیں کی پاکستان کے لیے۔ بٹ حالات تو پاکستان کے دن بہ دن جو ہے وہ خراب ہوتے ہی جا رہے ہیں اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ مزید خراب ہوں گے، کیونکہ کوئی ڈائریکشن نہیں ہے گورنمنٹ کی۔ اب میری پاک سیکریٹریٹ سے کچھ سیکریٹریز سے بات ہوئی، میں نے ان کو بولا کیا حال ہیں پاک سیکریٹریٹ کے؟ 4-5 سیکریٹری ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، 22 گریڈ کے سیکریٹری ہوتے ہیں۔ تو ان کا جواب کیا تھا؟ بولا کوئی پوچھنے والا نہیں
हमें इतने साल हो गए सर्विसेज करते हुए और हमने ऐसा हालात नहीं देखे कि कोई हमको पूछता ही नहीं। एक चीज़ देखें कि यूएई जो इसके पास पैसे की कमी तो नहीं है, उसने ईद की छुट्टियां दी 4 दिन की, सऊदीया ईद की छुट्टी दी 4 दिन की, इंक्लूडिंग फ्राइडे जो इनकी छुट्टी होती है उसको गिन के। हमारे यहाँ ईद की छुट्टियां 5 दिन। और आप मुझे ये बताएं, और सबसे बड़ी रीजन में हमारी कैबिनेट, हमारे पास खाने को नहीं है, हम पूरी दुनिया में इधर उधर भाग रहे हैं कि हमको लोन दे दो, हमको उधार दे दो, हमको ये दे दो। इनको एहसास ही नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। कोई डायरेक्शन नहीं है इस मुल्क में। इस मुल्क में बस कहीं से पैसा आ जाए, हम खाएं पिएं याशी करें। देखिए ये तो कभी इसमें तो कभी मुल्क जितनी दफ़ा भी बोरिंग कर लें, ये सही नहीं हो सकता। जब तक आपकी डायरेक्शन सही नहीं होगी तो आप सही नहीं हो सकते, मैं समझता हूँ। जी, जैसे कि आपने सुना, यहाँ पे जो एक तजवीज़ दी है हुकूमत को, जो ईद की तवील तातीलात है उसके शदीद मनफी असरात होते हैं और आगे चल के हुकूमत को मरबूत प्लानिंग करना होगी, क्योंकि मईशत का पहिया दुरुस्त सिमत में नहीं चल रहा है, उसको दुरुस्त सिमत में चलाने के लिए अहम इकदाम उठाने होंगे। जी बहुत शुक्रिया अशरफ खान, आपने हमें अपडेट किया। ईद की 5 तातीलात के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज़ पर ही मार्केट में तेज़ी देखी जा रही है। मज़ीद बात करेंगे वसीम इफ्तिखार से। वसीम, बताइएगा। की तवील तातीलात के बाद जब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट आज खुली है तो हम देख रहे हैं कि इब्तिदा में ही जो है वो पॉजिटिव जो है रुझान देखने में आ रहा है और 100 इंडेक्स में 100 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो पॉजिटिव परफॉर्म कर रही है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पोर्टफोलियो मैनेजर और माशी तजिया निगाह शहरियार भट्ट साहब। शहरियार साहब, क्या कहेंगे? ज़बरदस्त मार्केट सुबह से हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव परफॉर्म कर रही है, 100 इंडेक्स में भी 100 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ। क्या वजूहात हैं और आगे आप क्या देख रहे हैं सूरत हाल? देखिए, जो रमज़ान मुबारक में हिस्टोरिकली हमारे थोड़े वॉल्यूम्स कम होते हैं, फिर उसके साथ साथ एक्टिविटीज़ काफ़ी डाउन थी, अनसर्टेनिटी थी, खासतौर पे IMF से साथ जो हमारी कंडीशन थी, एक के बाद एक नई कंडीशंस आ रही है। अब ओवर द वीकेंड काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है, खासतौर पे IMF के साथ जो पाकिस्तान के मुज़ाकरात हैं। हुकूमत पाकिस्तान का कहना है कि उन्होंने ऑलमोस्ट तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। अब UAE ने भी हमारे साथ रिटर्न में उन्होंने बता दिया, फिर साथ साथ सऊदी अरेबिया से एडिशनल $2 अरब की खबर मार्केट में चल रही है। फिर जो रशिया से हमारी जो ऑयल डेवलपमेंट हुई है, जो हम वहाँ से ऑयल इंपोर्ट करें, खासतौर पर हमारी कुछ रिफाइनरीज हैं जो को रिफाइन करेंगे, उस हवाले से पॉजिटिव खबर आई है। फिर $16 का उसके ऊपर हमें एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, ये एक पॉजिटिव खबर थी। तो ये ओवरऑल सेंटिमेंट्स काफ़ी पॉजिटिव बने। फिर जब ब्रेक के बाद मार्केट खुली है लॉन्ग वीकेंड के बाद, तो यूजली जो सरमायाकार होते हैं काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक हो जाते हैं मार्केट के बाद। उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई होती है वीकेंड्स के बाद, तो उन्होंने मार्केट में अपनी पोजीशंस ली हैं और हमें लग रहा है कि IMF के साथ चीज़ें मामला सही से तय हो जाते हैं। फिर जो सियासी अदम इस्तेकाम मुल्क में जा रहा है, ये एक मेन हर्डल है, इसका किसी तरह से खात्मा होना चाहिए। जब आप देखेंगे ये हर्डल ख़त्म हो जाएगा, सियासी इस्तेकाम आ जाएगा मुल्क में, तो हमारी मईशत कुछ अपने बेहतर परफॉर्म कर सकेगी। जी, बिल्कुल शहरियार भट्ट, जिनका कहना है कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम की ज़रूरत है और उसके साथ साथ इनका कहना है कि हुकूमत की IMF के साथ जो डायलॉग्स हुए हैं वो पॉजिटिव हुए हैं। उसके साथ साथ इनका ये भी कहना है कि ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में भी डेवलपमेंट हुई है। तो ये तमाम तर अवामिल जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर असरअंदाज हुए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो पॉजिटिव परफॉर्म कर रही है। रिटर्न्स क्रिकेट वर्ल्ड कप रवा बरस कराची में होगा। मज़ीद बताएंगे जावेद इकबाल। जी, मैं नया नाज़ाबाद क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान वेटरन्स क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन फवाद इजाज़ खान। हम इनसे बात करेंगे कि वर्ल्ड कप पाकिस्तान इस साल होस्ट करने जा रहा है, कराची में मैचेस होंगे, क्या उसके फॉर्मेट होगा, क्या तैयारी अब तक हो चुकी है, किस हवाले से कौन कौन सी टीमें आ रही हैं। फवाद साहब, क्या डिटेल है इस वर्ल्ड कप जो आप वेटरन्स का कराने जा रहे हैं इस साल पाकिस्तान में? इस वक्त जो हमारी वर्ल्ड बॉडी है, हमारे 3 एज ग्रुप्स हैं, एक ओवर 40, ओवर 50 और ओवर 60। ओवर 60 का एक वर्ल्ड कप हो चुका है ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिस्बेन में, जहां पाकिस्तान जीत गया था, वर्ल्ड चैम्पियन था। उसके बाद एक पहला सिडनी में ओवर 50 का वर्ल्ड कप हुआ था 2018 में, अब दूसरा, उसमें हम फाइनल में आ रहे थे। अब ये दूसरा जो वर्ल्ड कप हुआ है ये केप टाउन में था, जिसमें अनफॉर्चुनेटली हम क्वालिफाई नहीं कर सके, मगर हमारी विन परसेंटेज, लॉस परसेंटेज सबसे अच्छी थी टूर्नामेंट में। अब जो कराची में वर्ल्ड कप हो रहा है ये इनॉग्रल ओवर 40 वर्ल्ड कप है। इससे 40 साल से उम्र के जो खिलाड़ी हैं वो हिस्सा लेंगे और ये थोड़ा सा क्रिकेट डिफरेंट टाइप की है, चूँकि कम्पिटिटिव क्रिकेट है, चूँकि बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो अभी अपने मुल्कों से जो है अपना खेलना छोड़ा हुआ है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छी कम्पिटिटिव क्रिकेट होगी। और इसमें 8 मुल्क आ रहे हैं और 8 मुल्क इसमें हिस्सा लेंगे। कराची में मैचेस होंगे। सुना आपने कि एक ज़बरदस्त इवेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है, ओवर 40 का वेटरन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप, जिसकी पाकिस्तान मेज़बानी करेगा, 8 टीमें इसमें हिस्सा लेंगी और एक पाकिस्तान की भी ज़बरदस्त टीम इसमें बनने जा रही है। फवाद इजाज़ खान का कहना था कि हम एक अच्छा इवेंट करेंगे और अच्छी टीम भी बना लेंगे, उसके लिए कॉम्बिनेशन बेहतरीन होगा। जी